हेलो बच्चा लोग। मुझे पता है मैं 3 महीने में अब वीडियो डाल रहा हूँ, पर इसका डिस्क्रिप्शन मैं बाद में दूंगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉग्निटिव इल्यूजन्स और उसके 9 टाइप्स। ठीक है, तो कॉग्निटिव इल्यूजन्स का मतलब क्या? इल्यूजन का मतलब भ्रम। हमें पता है कि हम भ्रम में जीते हैं या हमें भ्रम होता है कभी कभी, लेकिन कॉग्निटिव इल्यूजन का मतलब यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है कि जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसके बीच में कुछ एरर्स होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि सिस्टमेटिकली होते हैं। बराबर। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें कुछ बायसेस रहते हैं या कुछ हमारे बिलीव्स रहते हैं, उस वजह से होते हैं। बराबर। अब ये कब होता है? जब लोग मेंटल शॉर्टकट्स पर ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हैं। मतलब मेंटली जो हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, जिसे यूरिस्टिक्स भी बोलते हैं, उस पर ज़्यादा रिलाई करने लग जाते हैं। इसके लिए ये कॉग्निटिव इल्यूजन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप के इल्यूजन्स हैं हमारे मेंटल शॉर्टकट्स की वजह से होते हैं? ये 9 टाइप्स के हैं, जिसको मैंने इजीली सोफ़ा चेयर करके नाम दिया है। एज सच कुछ होता नहीं है, बट आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए सोफ़ा चेयर याद रखें, मंत्र है। सोफ़ा में एस का मतलब है संक कॉस्ट इफ़ेक्ट। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक गवर्नमेंट है। बराबर। ये एक गवर्नमेंट है, इसने मान लो कि 100 रुपीज़ का डोनेशन या एक कैंप चलाया है। बराबर। और वो कैंप में क्या है कि जो स्मोकिंग या एंटी स्मोकिंग के ख़िलाफ़ उन्होंने एक कैंप चलाया है। बराबर। अब उन्हें लगा था कि रिज़ल्ट होगा अच्छा। मान लेते हैं कि 100 का बजट है और उन्होंने 90 रुपीज़ ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, पर उनको रिज़ल्ट नहीं आ रहा अच्छा। तो वो क्या 10 रुपीज़ भी इन्वेस्ट करेंगे या उन्हें रोकना चाहिए? अब प्रैक्टिकली तो उन्हें रोकना चाहिए कि 90 रुपीज़ इन्वेस्ट करके अब 10 रुपीज़ बचाना ज़रूरी है। बराबर। पर वो नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 90 रुपीज़ इन्वेस्ट है, तो आप बोल दें कि 10 रुपये बचा है ना, और दे देते हैं। जब भैंस डूब ही गई है पूरी, तो फिर पूंछ रख के क्या फ़ायदा। बराबर। तो इसे बोलते हैं संक कॉस्ट इफेक्ट, यानी कि फ्यूचर आउटकम को देख के पता चल गया है कि प्रेजेंट एक्शंस बराबर नहीं हैं, तो जो बचा हुआ अमाउंट है या पैसा है या जो भी एनर्जी रिसोर्सेज है, वो सब और उसमें पूरा संक कर देंगे। इसलिए इसको बोलते हैं संक कॉस्ट इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी बता देता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम अत्यधिक आत्मविश्वास होने के कारण यह होता है। बराबर। अत्यधिक आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस तक तो ठीक था, पर ये अत्यधिक आत्मविश्वास क्यों होता है हमें? क्योंकि हमें लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा है, हमारी तैयारी सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो लोग यूपीएससी देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका प्रिपरेशन 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उनका कुछ डिसीजंस फेल हो जाते हैं या उनका प्री रह जाता है, मेंस रह जाता है। ठीक है, सोफ़ा में एफ का मतलब है फ्रेमिंग इफ़ेक्ट। अब ये फ्रेमिंग इफ़ेक्ट क्या है? या तो मैं बोलूँ कि पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। ठीक है, या तो फिर मैं ऐसे बोलूँ कि सिगरेट पीने से यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। कौन सा ज़्यादा फ्रेम अच्छा लग रहा है? या फिर और एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया तो आपको 5% की छूट है एक सेल पे। मान लेते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे 5% की छूट है, और वहीं अगर आपने कैश यूज़ किया तो आपको 100 रुपीज़ कम देना है, मान लेते हैं। ठीक है, तो होलसेल थोड़ा थोड़ा सेम है। मतलब क्या कि आपने उसको कैसे फ्रेम किया है। बराबर। मतलब कि इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये समझा है कि अगर कोई सेल हो रही है तो उसमें शॉपकीपर डिस्काउंट देगा ताकि लोग अट्रैक्ट हो या कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। इसी का मतलब होता है फ्रेमिंग इफ़ेक्ट। हम
उसको फ्रेम कैसे कर रहे हैं। सेंटेंस वही है और उसको फ्रेमिंग देना है, बराबर। इसलिए सेल पे छूट लिखी जाती है, ना कि 70% ऑफ, 50% ऑफ ये लिखा जाता है, ना कि रुपीज़ में लिखा जाता है, बराबर। नाउ सोफ़ा में ए का मतलब है अवेलेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बच्चा है, मेरी ड्राइंग पे नहीं जाए ना, ठीक है। ये बच्चा है और इसने एक न्यूज़ देखा कि जो प्लेन क्रैश होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इंडिया में प्लेन क्रैश वैसे तो बहुत कम होते हैं, पर चलो मान लेते हैं कि एक न्यूज़ बच्चे ने देखा कि प्लेन क्रैश ज़्यादा होने लगे, बराबर 5% से, 1-2 साल में 5% से बढ़ गया। और जब उससे एग्ज़ाम में या किसी ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि प्लेन ज़्यादा क्रैश होते हैं या कार, तो बच्चे के दिमाग में तुरंत आएगा प्लेन। क्यों? क्योंकि उसने अभी अभी न्यूज़ देखा है। हालांकि स्टैटिस्टिक्स को देखे यानी डेटा देखे तो कार का ज़्यादा होता है ना कि प्लेन का। फिर भी उसने प्लेन का एग्जांपल दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अभी अभी अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे उसने डिसीजन लिया। यह गलती हम भी करते हैं अपने लाइफ में कि जो रीसेंट न्यूज़ है या जो रीसेंट खबर है या जो रीसेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स को नहीं देखते हैं और अपने क्या बोलते हैं फियर के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, या जो न्यूज़ है रीसेंट न्यूज़ है हमारे दिमाग में उसके ऊपर हम डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए ये भी एक बायस हो गया। अब सोफ़ा तो हो गया, अब चेयर पे आते हैं ऐसा कोई चेयर नहीं है, ठीक है। और एक 5 कॉग्निटिव इल्यूशन से उसे जल्दी से जल्दी देखते हैं, ठीक है। अब ये है कन्फर्मिंग बायस। तो अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चे का एडमिशन पेरेंट्स करवाते हैं स्कूल में, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं कि ये स्कूल की फैसिलिटी कैसी है, ये स्कूल के टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टीज़ कैसी है और फ़ीस क्या है। तो वो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? अपने दोस्तों के बच्चों के पास जिन्होंने ऑलरेडी उस स्कूल में एडमिशन ले लिया है, और उतना ही पूछेंगे जितना उन्हें जानना है। ये नहीं पूछेंगे कि उन्हें क्या नहीं जानना है। मान लेते हैं कि चलो उनका प्रायोरिटी में फ़ीस मैटर नहीं करता, बट उनको तो फ़ीस मैटर करता है, फिर भी वो इसलिए नहीं बोलेंगे। तो मतलब वो अपने बायस को कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ भाई फ़लाना फ़लाना स्कूल है, उस स्कूल में सब चीज़ें अच्छी होगी, और इसका अगर प्रूफ चाहिए तो मेरे फ्रेंड बताएंगे, बराबर। तो इसको बोलते हैं कंफर्मिंग बायस। इसका और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं दे सकता हूँ। जैसे कोचिंग होती है, ठीक है। तो कोचिंग के अंदर जिनको एडमिशन लेना है तो वो अपने क्लोज निट जो अपने रिलेटिव्स हो गए या अपने फ्रेंड्स हो गए उनसे ही कंसल्ट करेंगे और उनके डिसीजंस के ऊपर या उनके इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कंफर्मेशन बायस या कंफर्मिंग बायस, ठीक है। अब और एक देखते हैं हाइंडसाइट बायस। ये थोड़ा नया है। इसका मतलब क्या? अभी रिसेंटली बहुत सारे मैचेस देखे हैं हमने, ठीक है। और हमारे घरों में भी या कहीं पे भी आपने सुना होगा कि हाँ पता था भाई CSK जीत जाएगी, MI हार जाएगी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। कोई पर्सनल मत लेना भाई, ठीक है। CSK हार जाएगी या CSK जीत जाएगी और MI हार जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें पता नहीं था, बराबर, लेकिन वो कब बोले? जब ऑलरेडी ये चीज़ हो चुका है। अब मान लो कि CSK वर्सेस MI का मैच चल रहा है, ठीक है। और बीच मैच में अगर आप अपने फ्रेंड या अपने पेरेंट्स को पूछे कि भाई कौन जीतेगा, ठीक है, तो कोई बोलेगा हाँ दोनों में से कोई भी जीत सकता है, चांसेस तो MI के लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड में CSK जीत जाती है, जो हर बार होता है। तो उसमें क्या होगा? फिर बाद में क्या बोलेंगे कि हाँ भाई हमें तो पता ही था CSK जीतने वाली है। मतलब क्या कि उनको हाइंडसाइट बायस है, वो पता कुछ नहीं रहता उन्हें, बट फिर भी बोलते रहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंकरिंग बायस पे। ये बहुत इजी है, ये हमने सोशल
साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, ठीक है। एंकरिंग बायस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल, ये सब चीज़ें एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। और इस पे 10 मार्क्स 20 मार्क्स का जो आंसर बनता है कॉलेज लेवल पे, वो आप इजीली दे सकते हैं। अब एंकरिंग बायस क्या है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसमें मान लेते हैं कि आप एक सेल में गए या आपने एक कपड़ा ख़रीदा, ठीक है, और वो कपड़े का प्राइस है 500 रुपीज़। अब आप एज अ इंडियन बार्गेन तो करेंगे फॉर श्योर, पर क्या आप बार्गेन सीधा 50 पे आ जाएंगे? नहीं ना, 50 पे थोड़ी ना आ सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे 400 से, 300 से। चलो मान लेते हैं कि वो दुकानदार भी थोड़ा ढीठ निकला, आप भी थोड़े डबल ढीठ निकले, तो आप आ जाएंगे 250 पे, लेकिन उससे नीचे तो नहीं आएंगे ना। तो आपने किसको एंकर बनाया? 500 को, और उसके हिसाब से आपने अडॉप्ट किया। तो इसी को बोलते हैं एंकरिंग प्लस एडेप्टेशन, ठीक है। तो ये कौन सा बायस है? वैसे तो ये ह्यूरिस्टिक्स है, काम तो आता है, लेकिन कई बार हम जो उसका एक्चुअल रेट हो सकता है उसको छोड़ देते हैं, और जो एंकर अमाउंट है या जो एंकर में जो है पहले, उसके बेस पे अपने अपने डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, लेकिन आप और इसको अच्छे से समझ सकते हैं, अपने अपने लाइफ से रिलेट करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इल्यूजरी कोरिलेशन। ये बहुत इजी है, ठीक है। जैसे कि आपके दिमाग में कुछ स्टीरियोटाइप्स है, ठीक है, कि किसी के अपीयरेंस को लेके और किसी के अटायर को लेके उसकी एबिलिटीज़ को पता करना। फॉर एग्जांपल, एक लड़की है, उसने 2 चोटी की है और सीधी चल रही है, तो शायद वो संस्कारी है। हो सकता है कि वो क्रिमिनल हो सकता है कि वो कुछ और हो, स्पाई भी हो सकती है, बराबर। तो आप किसी के अटायर या किसी के एबिलिटीज़ को देख के उसको जज कर रहे हो, या उसको ये एक ठप्पा लगा रहे हो कि हाँ भाई ये तो वही है, तो फिर वो गलत हो जाता है। इसलिए ये कोरिलेशन, इल्यूजरी कोरिलेशन एक बायस है, बराबर, एक कॉग्निटिव इल्यूजन है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लास्ट है रिप्रेजेंटेटिवनेस। रिप्रेजेंटेटिवनेस भी बहुत इजी है, ठीक है। इसको अगर आपने कभी कैसीनो देखा हो, ठीक है, वैसे तो इंडिया में नहीं है, इलीगल है, पर अगर कैसीनो का कभी आप देखोगे तो उसमें एक राउंड टेबल होता है जिसमें नंबर्स होते हैं, और उसमें एक वो वाइट बॉल आनी चाहिए। वो वाइट बॉल किसी भी नंबर पे आ सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। अब मान लेते हैं कि 10 में से 9 टाइम्स वो रेड पे आई, तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे कि जब 10th टाइम आएगा तो वो ब्लैक पे आएगी, क्योंकि 9 टाइम्स ऑलरेडी रेड पे आ चुकी है। तो ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिवनेस। मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे आपने जज किया कि अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, बराबर। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं कॉग्निटिव इल्यूजन्स। और सोफ़ा चेयर बहुत इजी था, बराबर। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं उस कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा और उसको आपको आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। और रही बात इस वीडियो टाइप की, तो थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ सकता, पर मैं वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बाय बाय।